रामोजी सिटी, कितनी बड़ी सिटी है रामोजी सिटी, जिसके अंदर उन्होंने पूरा हर तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ शूट कर रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ों को होना चाहिए। माना इस्लामी मुल्क ज़रूर है। नहीं, लेकिन आसिफ जी, देखिए, फिर वही वाली आप बात कर रहे हैं। बात ये है कि हो किस तरह। जी, देखिए, आपको कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है ये सोचकर कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा जी, जी, तो मुझे इससे इतने पैसे मिलेंगे। सही। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह का कोई सिटी बनाएं तो जी, उसकी जी, यूटिलिटी क्या है? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि साल में आपकी 10, 15, 20 फिल्में बनती हैं। जी, जी, उनमें किसी भी फिल्म का बजट जो है वो आपका 5 करोड़, अब चले बहुत आप पैसे लगा लें, 5 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। सही। ठीक है ना? हुँ, उसमें ज़ाहिर है आपने अदाकारों को भी देने हैं, आपने अच्छा, फिर रिलीज से आपको उतने पैसे नहीं मिलते। सही। तो इसलिए अभी बड़ा टाइम लगेगा इसमें, जब ज़ाहिर है कि ये इसके लिए, जैसा मैंने आपसे कहा, जब तक इंटरनेशनल मार्केटिंग नहीं होगी। अब जो नौजवान फिल्म प्रोड्यूसर्स आए हैं उन्होंने कोशिश की है, बड़ी डेयरिंग कोशिश है। जैसे मैंने आपको मौला जट की मिसाल दी। जी। उसके अलावा कुछ फिल्में और हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज हुई हैं। हुँ, हुँ। बहुत वसी पैमाने पर तो नहीं हुई, लेकिन चंद मुल्कों में रिलीज हुई। तो अच्छा। अभी टाइम लगेगा बहुत। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ कि इंडिया से तो मुकाबला खैर बड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ने में कम से कम आपको 10 से 15 साल चाहिए। ओहो! सही, सही। बिल्कुल सही कहा हसन भाई ने। और यकीनी तौर पर ये एक आर्ट है और हमें इसको आर्ट के ही तरीके से इसको ट्रीट करना चाहिए। इसको कहीं खुदा ना ख़ास्ता हम, क्योंकि हम जिस तरह के इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इसको थोड़ा-सा बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिव पे लेते हैं, लेकिन हम इसको आर्ट के तौर पर डिस्कस भी कर रहे हैं और आर्ट का ही मैसेज आपको पहुँचा रहे हैं। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि चूँकि अभी आर्ट ही की बात हो रही है, तो हमारी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री की बात हो गई, सिंगिंग इंडस्ट्री भी तकरीबन ख़त्म की तरफ ही है। ना इस तरह के इवेंट्स होते हैं। एक अक्सर मुझे याद है 2000 से 2010 तक, 2000 से 2010 तक बड़े इवेंट हुआ करते थे, बड़े-बड़े शोज़, बहुत ज़्यादा क्राउड। अब शायद इस तरह के इवेंट्स बहुत कम देखने में आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर तो हो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहे। क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हर चीज़ आपकी डिपेंड करती है आपके मुआशी हालात पे। सही, जिस ज़माने में पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी थी, मुआशी हालात अच्छे थे, पाकिस्तान एक पुरसुकून मुल्क हुआ करता था, उस ज़माने में ये सब कुछ होता था। सही। अब चूंकि आपको ज़ाहिर है एक मुआशी हालात ये हैं कि अब आपको जिन लोगों को खाने के लाले पड़े हों वो जाके हुँ, म्यूज़िक क्या देखेंगे। सही बात ठीक है, है ना? सही बात। लेकिन टैलेंट पाकिस्तान में बेशुमार है, और म्यूज़िक तो वो जगह है जिसमें मैं समझता हूँ कि हम एक तवील अरसे तक हम इंडिया से आगे रहे। सही। इंडिया में भी बड़े बड़े नामवर गुलकार पैदा हुए, लेकिन क्लासिकल मूसीकी में जो गुलकार पाकिस्तान में पैदा हुए, उसके बाद हमारे यहाँ जैसे मेहदी हसन, मलिका तरन्नुम जहाँ, गुलाम अली, इकबाल बानो, ये तमाम वो नाम थे जिनकी इंडिया में भी बड़ी कदर की जाती थी और नुसरत आज फ़तेह भी अली की जाती खान, है। नुसरत फ़तेह अली खान। नहीं बेशु, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। जी हाँ, नुसरत, बिल्कुल नुसरत फतेह अली खान। उसके बाद अब जो है अ, अमानत अली खान, आपके अमानत अली खान, हुँ, फतेह अली खान, हुँ, जो तो सलामत अली खान, नजाकत अली खान, मतलब बेशुमार नाम है। सही, रोशन लारा बेगम, सही, ये तमाम वो गुलकार थे जो कि क्लासिकल म्यूजिक में महारत रखते थे, सही, और जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, और जिनका नाम इंडिया में भी बहुत इज्जत और एहतराम से लिया जाता था। सही। और मुझे याद है 1979 में जब मैं इंडिया गया पाकिस्तान की टीम के साथ, तो कलकत्ता में खास तौर से, हम कलकत्ता की एक मार्केट है कपड़े की, अच्छा, वहां चले गए। सही, उस जमाने में इतना क्रेज था इंडिया में गुलाम अली और मुन्नी बेगम का। अच्छा। तो इतने वहां पर जहाँ जिस जगह चले जाओ वहां पर गुलाम अली, मुन्नी बेगम, मेहदी हसन हुँ, और नूरजहां के गाने बज रहे होते थे। वाह! तो म्यूजिक में हम म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी बड़ी स्ट्रांग रही, आज भी हमारे पास बड़े अच्छे गुलकार हैं। अभी कल मैं एक खबर देख रहा था कि सऊदी अरब में जी, जो है एक बहुत बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ, जी, और उसमें 1 लाख लोगों ने शिरकत की। अच्छा, तो उसमें पाकिस्तानी गुलकार वहां पर गए हुए थे, अच्छा, और उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया, और 1 लाख लोग, यानी ये कहते हैं सऊदी अरब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट हुआ है। अच्छा, सही, सही, जी हाँ। सही। क्या बात है, क्या बात है! यानी कि हम आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों में जहाँ पर ऊपर थे वो नीचे जा रहे हैं और कहीं-कहीं हम ग्रो भी कर रहे हैं हसन भाई। कुछ चीज़ें कम हुई हैं, कुछ देखिए, चीज़ें कौमों ज़्यादा। की तारीख में ये होता है, आसिफ साहब, की कोई नई बात नहीं है। अच्छा, सब कौमों की तारीख
तारीख में अप एंड डाउन आते हैं। सही। दुनिया की कौमों में जो ना ये एक जैसी कौमें सिर्फ वो बनी, जैसे अमेरिका की अगर आप मिसाल ले लें, जी, जी। अमेरिका ने पहले जब अमेरिका ने आज़ादी हासिल की ब्रिटिशर्स से, हुँ, उसके बाद 100 साल तो इनके यहाँ खाना जंगी रही। अच्छा, सही। यहाँ तो ये हालत था कि न्यूयॉर्क में ये बात मशहूर है कि आप सुबह होती थी तो आपको ये नहीं पता होता था कि आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाएंगे तो कोई डाकू आपको वो आके लुटेरे आपको लूट लेंगे। अच्छा, ठीक है ना, लोग। हाँ, तो 100 साल लगे अमेरिका को अमेरिका बनने में। हुँ, ठीक है ना, इसी तरह तमाम मुल्कों की अगर तारीख आप पढ़ें, हर मुल्क के ऐसे हालात हुए कि बहुत अच्छे हालात हुए, इसका बहुत खराब हो गया। उसके बाद फिर कौमों ने, ज़ाहिर कौमों में बदलाव आया, उन्होंने तरक्की की, मेहनत की, और उसके बाद फिर बड़ी कौम बन गए। तो ये तमाम हिस्ट्री का ये खासा है कि कौमों की तारीख में उतार चढ़ाव आता है, सही। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कौमें उससे सबक हासिल करें हुँ, और हुँ, गलतियों को अपनी एहसास करें कि हमने क्या गलती की, और स बेहतरी की तरफ काम करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जनाब आज के प्रोग्राम में हमने यही गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि चूँकि हसन भाई क्रिकेट के बारे से हम बहुत बात करते हैं, लोग कहते हैं आप क्रिकेट की बातें करते हैं, हमने आज थोड़ी हट कर गुफ्तगू की है, लेकिन हम क्रिकेट चूँकि हसन भाई का भी मेन शोबा रहा है, तो कुछ क्रिकेट की बातें भी शामिल करते हैं और फिर प्रोग्राम को आखिरी मरहले में लेके जाएँगे। अच्छा हसन भाई ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हुई है अब, जो अभी टूर चला इनका उसमें काफ़ी बेहतर रहे हैं। आगे आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान टीम किस जानिब जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम बेहतर होगी। जी। पाकिस्तान की टीम के साथ जो, देखिए किसी भी टीम के साथ मसला जब होता है जब टीम में इत्तेफाक ना हो, अच्छा। और दूसरी यह है कि क्रिकेट बोर्ड का पूरा फोकस ना हो, आप जब तक एक सिस्टम नहीं बनाएंगे। हुँ, हुँ। देखिए, सिस्टम ये होना चाहिए कि खिलाड़ियों को डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाए। सही, नंबर वन, कितना सही, ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, वो परफॉर्मेंस बेस्ड खिलाड़ी हो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो वो टीम में रहेगा, सही है। परफॉर्मेंस खराब करेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरे खिलाड़ियों को एहसास दिलाया जाए कि जी पैसा कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है कि इस मुल्क की वजह से आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। सही, तो खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए खेलें, सिंसियरिटी उनमें हो, सही। मेहनत करें, और मेहनत जो है वो रंग लाती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं यहाँ पर। जी, जी। हमारे एक बॉलर हुआ करते थे, फजल महमूद। नई नस्ल ने तो शायद उनका नाम ना सुना हो, लेकिन वो 60s तक दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में शामिल होते थे। सही। मीडियम पेस बॉलर थे और शक्ल सूरत के एतबार से हसीन आदमी थे जिसे कहते हैं। अच्छा, तो वो यानी पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है खूबसूरती के लिहाज से वो और इमरान खान, ये दो लोग ऐसे हैं जिनका आप जिक्र कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो बहुत ही हसीन आदमी थे। सही। तो उन्होंने, उनका एक किस्सा था जो उन्होंने मुझे खुद जाती तौर पर सुनाया। जी। फजल महमूद की एक्यूरेसी बहुत थी। जैसे इंडिया के एक बॉलर थे बापू नतकर्नी। अच्छा। अच्छा, ये स्पिनर थे, और जी। नतकर्नी साहब की खूबी ये थी कि मसलन वो अगर 20 ओवर फेंक रहे हैं ना, जी, तो जी। उनका उनकी एनालिसिस होती थी कि 20 ओवर, 12 मेडन, 11 रन, और 2 विकेटें या 1 विकेट। अच्छा, यानी वो इतने वो मेडन ओवर फेंका करते थे कि उनको खेलना बड़ा मुश्किल होता था खिलाड़ियों के लिए। फजल महमूद साहब का भी यही था अच्छा। कि वो अगर 40 ओवर कर रहे हैं तो 40 ओवर और 22 मेडन और हुँ। 40-45 रन उन्होंने दिए और 4-5 विकेटें ली। बड़े अच्छा, कामयाब बॉलर रहे। अच्छा, तो मैं उनके घर गया, उनसे मिलने के लिए अक्सर जाता रहता था। बहुत मेहरबान थे और बड़ा बिल्कुल मुझे मुझे भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते थे। अच्छा। तो मैंने कहा, फजल भाई, आप बहुत एक्यूरेट रहे हैं, हुँ, हुँ। और इतनी आपकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी, लेकिन आपकी स्विंग पे आपका बड़ा कंट्रोल था और एक्यूरेसी बहुत थी, ये कैसे हुई? अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। अच्छा, वो पुलिस में थे, जी। और उनका घर ज़ाहिर है उसके हिसाब से, चूंकि सरकारी घर था तो बड़ा वसी और ईज घर था। हुँ, हुँ। तो उस घर के पीछे का जो लॉन था वहां पर उन्होंने एक पिच बनाई हुई थी। अच्छा, तो कहने लगे कि मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे वालिद आकर देखा करते थे। अच्छा। तो कहने लगे कि मेरे जो 2-4 और मोहल्ले वाले और रिश्तेदार वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे। तो एक सही। दिन वो खड़े हुए मुझे देख रहे थे। जी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक विकेट लगा के कि इस विकेट को हिट करूं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो वो अंदर गए, घर चले गए, और घर से जाकर हुँ। वो 1 रुपए का सिक्का लेकर आए। उस जमाने में 1 रुपए का सिक्का हुआ करता अच्छा, था। अच्छा, तो 1 रुपए का वो कॉइन लाए और लाकर उन्होंने पिच पे रख दिया, और कहने अच्छा, लगे अब इस कॉइन को हिट करो। गुड लेंथ एक जगह होती है अच्छा। बॉलर के आगे, जी, जी। वहां पर उन्होंने रख दिया, और कहने लगे अब ये तुम इसको हिट करने की कोशिश करो।
जिस दिन तुम 6 की 6 गेंदें यहाँ फेंकने में कामयाब हो जाओगे, उस दिन तुम दुनिया के बेहतरीन बॉलर बन जाओगे। वाह कह क्या लगे आप बात। बिलीव करें, मुझे जुनून सवार हुआ। मैं कोई 1 महीने लगा रहा। अच्छा 1 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद मैं इस काबिल हो गया कि मैं 6 की 6 गेंदें हम्म जो है वो वहां फेंकता था। अच्छा तो देखिए, ये मेहनत थी जिसने फजल महमूद को फजल महमूद बनाया। सही बात। इसी तरह वसीम अकरम ने मुझे एक किस्सा सुनाया जो टेलीविजन पे भी नश्र हुआ। वसीम अकरम ने कहा कि मैं जब शुरू शुरू में आया, और हम्म इंसिडेंटली वसीम अकरम का जो पहला मैच था वो मैं उसमें कमेंटेटर था। अच्छा तो वसीम अकरम कहने लगे कि 1-2 साल मुझसे बहुत अच्छी मैं इन स्विंग करा लेता था, लेकिन मुझसे आउट स्विंग नहीं होती थी। अच्छा तो मुझे सब कहते थे कि यार तुम अगर आउट स्विंग कराने लगो तुम बड़े खतरनाक बॉलर बन जाओगे। अच्छा तो कहने लगे मैंने टिप्स ली मुख्तलिफ लोगों से कि यार आउट स्विंग मैं कैसे कराऊं। अच्छा तो मुझे लोगों ने बताया कि तुम अपनी कलाई का इस्तेमाल करो, इस तरह तुम्हारी कोहनी होनी चाहिए। हम्म तो कहने लगे मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे अकेला हम्म नेट पे प्रैक्टिस किया करता था। कहने लगे कोई 15-20 दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद, जी मेरे पहली मर्तबा मेरी गेंदें आउट स्विंग होना शुरू हुई। तो वाह मुझे बड़ी इंकरेजमेंट हुई। हम्म तो मैंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी। तो अच्छा कहने लगे 2 महीने के बाद मेरा ये आलम हो गया हम्म कि मैं जब चाहता था इन स्विंग कर लेता था और जब चाहता था आउट स्विंग कर लेता था। वाह और बाद में आपको पता ही है कि वसीम अकरम के बारे में मशहूर है कि वो 6 की 6 गेंदें जी डिफरेंट टाइप की फेंक सकते थे। जी बिल्कुल स्विंग का तो सुल्तान सब है कुछ वो। मेहनत है, तो नौजवान खिलाड़ी को चाहिए वो मेहनत करें। सही बात। कुदरत ने उनको एक मौका दिया है कि वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का ब्लेजर पहने हुए हैं। सही बात है। तो उन्हें इस पे फख्र होना चाहिए। सही मेहनत करें, हिम्मत करें, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखें सही और खुलूस से नीयत से काम करें, तो फिर वो एक अच्छे अच्छे बैट्समैन या अच्छे बॉलर बनने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दो बड़े लीजेंड्स, एक फजल महमूद साहब और दूसरे वसीम अकरम, दोनों हमारे आइकॉनिक प्लेयर जिन्होंने अपने अपने दौर में अपने अपने आप अपना लोहा मनवाया बॉलिंग से। और स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम साहब। तो आप ये देखिए कि कितने ज़बरदस्त किस्से हैं ये। और यंगस्टर्स जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं या क्रिकेट में उनका शौक़ है या दिलचस्पी है, तो यकीनन उनको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आपको भी इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं और अपना और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। मुझे हसन जलील साहब को इसी आखिरी कलमात का इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर।